हेलो बच्चों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डेल्टा एजुकेशन में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो अब तक हमने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 सफलतापूर्वक उसको हल कर लिया है। हमने बेसिक वाले वीडियो में सारा जो चैप्टर का जितना भी बेसिक था सब कुछ उसमें सीख लिया था। उसके बाद 3.1 से लेकर और 3.2 तक हमने समीकरण को बनाना सीखा था। कुछ सवालों को अगर मतलब जिन प्रकार के सवाल आपके बुक में दिए हुआ था, ठीक है, उनके माध्यम से हमने बनाना सीख लिया था कि हम किसको बनाते कैसे हैं। कि सबसे पहले क्या करते हैं भाई साहब, जो आगे दिया रहेगा उसको आगे लिख कर फिर इक्वल टू साइन लगाकर आगे करते हैं। ये सब जितना भी चीज़ था हमने अब तक पीछे सीख रखा है और इस वाले चैप्टर में भी हम वही करेंगे। देखो, हल करना बहुत बड़ी बात नहीं है। हल करने के लिए छोटा सा प्रैक्टिस है, वो आपको भाई बाय प्रैक्टिस ही आएगा, ठीक है। वो हमको भी वैसे आया था और आप करोगे तो आपको भी वैसे ही आएगा, ठीक। लेकिन अब मेन मुद्दा है कि हम बनाएं कैसे। बनाना तो हल करने से भी आसान है, लेकिन जब समझोगे तो बहुत आसान है, लेकिन जब नहीं समझोगे तो इससे कठिन कुछ नहीं है, आएगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आराम से बस समझते चलना है, सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जो प्रश्नावली 3.3 है, शायद ये आपका लास्ट प्रश्नावली भी है इस चैप्टर का, चैप्टर 3 का। तो हम इसको आराम से हल करेंगे। अब तक जितना भी चीज़ था, जितना भी आपके आ सकते हैं, जैसे बहुविकल्पी में क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ संगत है कि असंगत है, हल प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती, बाकी जितने भी प्रकार के सवाल बन सकते हैं वो सब हमने आपको पहले ही बेसिक वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो इधर उधर ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इधर उधर के थोड़ा ज्ञान की बात करें, देखो ज्ञान की बात यही है कि भाई साहब देखो, अपनी सीरियसनेस को समझो। सीरियसनेस का मतलब ये है कि भाई एकदम ही सीरियस नहीं हो जाना है, बस थोड़ा बहुत ध्यान दे देना पढ़ाई पे। पढ़ाई का मतलब अभी तक जो आपका लेवल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन एकदम भी ये नहीं कि बस हम कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ देखो, कोई चीज़ होती है एक बार में समझ में आ जाती है और कोई चीज़ होती है जो एक बार में नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो भाई जब एक बार में हमको नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं, उसको हम 100 बार लिख लेंगे। जैसे अगर हमको कोई चीज़ नहीं याद हो रही है तो यार समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अगर हम उसी को कंटिन्यूस 100 बार हम कर दें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 57 बार 58 बार 78 बार 88 बार 99 बार 100 बार लगातार बिना रुके, अब बताओ वो आपको कभी भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा यार। मतलब कि जो आपको याद होना न याद होना, ये सब चीज़ आपको भगवान ने दिमाग कमजोर नहीं दिया है, केवल आपको करना नहीं चाहते हो। अगर आप चाह लो ना कि मुझे याद होगा ही, इसे मुझे याद होना ही पड़ेगा, तो भाई वो आपको याद होगा, वो आपको समझ में आएगा। लेकिन आप चाहोगे तो आप अपने अंदर एक जिद तो पालो, आप कम से कम कोशिश तो करो यार, आएगा कैसे नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, ध्यान देना। दूसरी चीज़ देखो, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस समझदारी एक होना चाहिए बस कि भाई साहब जिन्होंने तुम्हें इतने से इतना किया है ना, उसके लिए तुम कुछ कर पा रहे हो कि नहीं, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर तुम उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं। अन्यथा विचलित होने के लिए आज के समय में सभी चीज़ें, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है। तो इंट्रो में हम लोग आपको बता दिया कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो देखो, अब हम जो करने वाले हैं अब इसमें बहुत ही आसान है। अब हम इसको पढ़ते हैं, देखो क्या है। तो इंट्रो वाले वीडियो में मैंने आपको समीकरण बनाते कैसे, क्या होता है, कितनी विधियां होती है, अगर फिर संपाती का होगा, एक हल का होगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं क्या होंगी, बाकी जितने प्रकार से सवाल बन सकते थे सभी मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है। तो अब कोई चीज छोड़ा नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रतिस्थापन विधि से सवालों को हल करने की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम सवालों को बनाना सीख रहे थे, तो इसमें भी कुछ सवाल आएंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही हल करेंगे, ठीक है। अच्छा, देखो सिंपल सी बात है। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया, पहला क्वेश्चन है कि भाई x + y = 14, x - y = 4, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, जो सिंपल लगे, ठीक है। उसमें देखो हमने इसको इधर भेज दिया, तो y x इसको इधर भेज दिया, इसको हमने समीकरण नंबर 3 बना लिया अपने से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो समीकरण, अच्छा इसका मान इसके पद में लिखा था, तो इसका मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें समीकरण में 1 में रख देंगे, तो x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, y का मान हमको पता चल गया, ठीक है। और y का मान फिर समीकरण में 3 में रख देंगे, तो हमको x का मान पता चल जाएगा, ठीक है। देखो, तो प्रतिस्थापन विधि में देखो कुछ नहीं करना है, ये कोई दोनों में से कोई एक समीकरण उठा लेना है। उसके बाद एक का मान दूसरे के पद में लिख कर फिर जो मनवा आया उसी को फिर दूसरे वाले समीकरण में रख के आराम से मान निकाल लो। फिर जो वैल्यू आया उसको फिर दोनों में से किसी में भी रख लो और उसका आपका जो उत्तर है आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कठिन कुछ नहीं है, बस एक बार आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ठीक है। देखो, अब देखो दूसरा चीज सीखने वाला है कि कहीं भी अगर ऐसा भिन्न वाला मिल जाए तो क्या करो, इसके एलसीएम से गुणा कर दो। मतलब कि देखो, इन दोनों का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो 6 से इसमें करोगे, 6 से इसमें, 6 से इसमें, अगर सभी में गुणा कर दोगे, इधर भी उधर भी, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा समीकरण में। तो इधर भी 6 से गुणा कर दिया, इधर भी 6 से गुणा कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 3t = 36, ठीक है। समीकरण नंबर 2 बना लिया। अच्छा, अब यहाँ से यस कमान टी के पद में लिख लो। देखो यहाँ इसको लिया, यस कमान टी के पद में लिया, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब इसका मनवा क्या है, यस का यह मनवा कहाँ रखे, समीकरण नंबर 2 में रख दिया। तो देखो मैंने रख दिया, क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण नंबर 1 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x
बस जैसे जैसे था वैसे वैसे रख दिया और आराम से हल करने के बाद t बराबर 6 आ गया। और इसका मान समीकरण 3 रखने पर यस बराबर कितना आएगा 9 आएगा। सिंपल सी बात है, कठिन वठिन कुछ नहीं, बस एक बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बस आप प्रैक्टिस आप करते रहो, ठीक है, प्रैक्टिस आपका काम है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है क्या कि भाई ऐसा भी मान दिया, ऐसा मान दिया है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, देखो इजी बनाने के लिए क्या किया, देखो 3 से भाग दे दिया, 3 से भाग दे दिया तो क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात, हमारे ये पहला वाले समीकरण बन गया, ठीक है। इसका मान समीकरण सेकंड में रखने पर देखो सिंपल सी बात है, क्या होगा, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। मतलब इसके ये रेखाएं, तो इससे बनने वाले रेखा क्या होंगे, संपाते होंगे, मतलब ये इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। आप ऐसे इसका 1-2 हल नहीं, इसका अनेक हल होगा, अनंत हल होगा, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, देखो यह हो गया, कहीं भी दशमलव दिया है, ठीक है, तो 10 से इसमें गुणा कर दो, 10 से इसमें गुणा कर दो, 10 से इसमें गुणा कर दो, मतलब क्या हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार देखो इसमें गुणा कर दो, 10 से इधर भी गुणा कर दो, तो 4x + 5y बराबर 30। अब हमारा इसको तो हम हल ही कर सकते हैं। अब समीकरण 1 लो, x समान y के पद में लिख लो, x समान देखो y के पद में हमने लिख लिया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये मनवा समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में रखने के बाद जो था सिंपल से हल करने के बाद y बराबर 3 आया, फिर y का मान समीकरण 3 नंबर y का मान आ गया, तो y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख दें, तो x का मान हमको पता चल जाएगा। किसी में भी रख सकते हो, लेकिन हम बनाया है तो हम इसी को करेंगे, ठीक है। तो इसको रख लेंगे y बराबर x बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो अभी तक कुछ कोई भी चीज जो आपको कठिन लग रही हो, तो हमें तो नहीं लग रहा है भाई साहब, अभी तक ऐसे कोई भी चीज है जो आपको कठिन लग रही हो या न समझ, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि तो है, ठीक है, और सारा बेसिक मैं आपको बेसिक वीडियो में मैं कवर कर ही चुका हूँ, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में x का मान y के पद में व्यक्त करने पर समीकरण 1 उठाया, x का मान y के पद में रख लिया, क्या x बराबर -√3/2y, ठीक है। दूसरा चीज देखो, कड़ी में अगर कड़ी में a है तो इसका मतलब 1/1/2 है, ठीक है। कड़ी में 1 अगर क्यूब घनमूल है तो इसका मान, इसका मतलब 1/1/3 है, ठीक है। अच्छा, कड़ी में अगर गुणा है तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब कड़ी में a गुणे कड़ी में b। अगर कड़ी में यदि भाग है तो इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देखो वही चीज क्या था, ठीक है ना। दूसरा चीज देखो, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रख दो, देखो हल करने के बाद हमारा कितना है, y बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो ये y बराबर 0 पर x, फिर इसका मान समीकरण नंबर 3 में रख दे, तो x बराबर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये भी भिन्न दिया है ना, ये भिन्न दिया है, तो इसका हम क्या करेंगे, इन दोनों के एलसीएम से क्या दो, गुणा कर दो। इन दोनों के एलसीएम 6 से इसमें गुणा कर दो, तो 6 से इसमें गुणा, 6 से इसमें, 6 से इसमें, 6 से इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा यह वाला बन जाएगा। समीकरण नंबर 1 में कितना क्या 6 से गुणा कर दे, उसी प्रकार से इसमें भी 6 से गुणा कर दे। इन दोनों का एलसीएम 6 से गुणा कर दे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। ये सब हमने फिर उसके बाद हमने लिख लिया, 2 समीकरण बना लिया। फिर समीकरण सेकंड से x मान y के पद में लिखने पर उसके बाद फिर हमने इसको हल कर दिया, x का मान हमारा यह लिख लिया, x का मान y के पद में लिख लिया, और इसको हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण में 1 में रखने पर तो x की जगह पर हम इतना पूरा रख देंगे, ठीक है। तो वही हमारा रखने के बाद देखो हमारा आया, इसको हल कर लो। अच्छा, इनको एलसीएम लेके हल करना। अब जैसे एलसीएम लेके हल करना अगर किसी को नहीं आता तो ये क्या है, इतना इसके बटे 1 है, तो 1 का भाग इन दोनों का एलसीएम 2 में 2, इन दोनों का एलसीएम 2 है, ठीक है। 1 का भाग 2 में 2, तो कितने बार जाएगा 2, फिर 2 का गुणा इस अंश वाले में करो, कितना आएगा 2 का गुणा 10 में कितना हो जाएगा 20। पता चला ना मैं कैसे कर रहा हूँ। ये भिन्नों का जोड़ और भिन्नों घटाना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो यार यूट्यूब पे पहले सर्च करके देख लो कि भिन्नों का जोड़ भिन्नों घटाना कैसे होता है, वो सीख लो, उसके बाद आप यहाँ पर आओ, ठीक है। वही तो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर देखो हल करने के बाद फिर उसको हम पक्षांतर कर दिए, उसके बाद देखो हम हल कर दिए, और इसके बाद फिर देखो हमारा मान कितना आया। उसके बाद देखो हमारा वैल्यू आ रहा है 47y बराबर इतना, मतलब 141/47, यानी y बराबर 3। y का मान हम इस समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो y समान दोगे एक समान हमारा पता चल गया। कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो पहला क्वेश्चन था, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखो दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है 12 + 3y, मतलब देखो 2 समीकरण बना हुआ है, ठीक है। अब इनको हल करके हम x y का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया है कि यदि y बराबर mx + 3 तो m का मान ज्ञात करो, मतलब कि इसको हल करने के बाद सबसे पहले x और y का मान पता करो, उसके बाद x और y का मान इसमें रखोगे तो m का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसको हल कैसे करेंगे, तो हल करने के लिए कई विधियां हैं, लेकिन मैंने एक चीज आपको बताया था कि अगर इन दोनों में कोई भी एक चीज समान हो जाए तो हम कौन सा विधि लगाएंगे, हम अपनी सहूलियत के लिए, अपने आसानी के लिए हम क्या करेंगे, हम विलोपन विधि लगा लेंगे, ठीक है। चलिए देखो इन दोनों समान है ना, तो विलोपन विधि कैसे लगेगा, विलोपन विधि लगने का मतलब यह है कि अगर दोनों का चिन्ह समान है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर दोनों के चिन्ह असमान है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखो इन दोनों का क्या है, बदलना है, काटना है। इन दोनों का चिन्ह समान है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो देखो ये वाला माइनस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ठीक है। तो ये माइनस हो गया तो कट गया, प्लस माइनस से कट गया, यहाँ पर माइनस से प्लस हो गया, यानी 4 3 7 वाई हो गया, 11 24 कितना 35 वाई, वाई बराबर 35/7, मतलब वाई बराबर कितना आएगा, वाई बराबर 5 आएगा, ठीक है। फिर वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, किसी भी समीकरण में रख दो, तो हमने समीकरण नंबर 1 में रखा तो वाई से हमारे को x मान आ गया 2, और x y का मान हम समीकरण नंबर इसमें रख देंगे तो हमारा y m का मान कितना है, m बराबर -1 है। कोई दिक्कत नहीं सर ना।
अच्छा, अब देखो हमारा है बढ़िया क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन मतलब वो, अब देखो हमको इसमें सीखने को मिलेगा कि हमारा कुछ क्या समीकरण बनता कैसे। देखो समीकरण कैसे बनाएंगे, देखो दिया इन्होंने, देखो दो लाइन दिया क्या, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है और एक संख्या दूसरे संख्या के 3 गुने। सिंपल सी बात है, उन्होंने दो कंडीशन दिया है क्या, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अच्छा, कहीं भी अगर अंतर की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, कोई संख्या बड़ी होगी कोई संख्या छोटी होगी। तो हमने मान लिया कि बड़ी संख्या क्या है x है और छोटी संख्या क्या है y, अपने से मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, तो प्रथम शर्तानुसार क्या है कि भाई दो संख्याओं का अंतर क्या है 26, तो बड़ी में से अगर छोटी घटा दें तो कितना आएगा 26, तो बड़ी क्या है x, छोटी है y, x माइनस y बराबर 26, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, एक संख्या दूसरे संख्या के 3 गुने। कैसे बनाते थे, सबसे पहले जो नाम लिया उसको लिखकर इक्वल टू का साइन देके फिर आगे जो कहानी वो करेंगे क्या, एक संख्या मतलब दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब कि जो बड़ी वाली संख्या होगी वो छोटी वाली संख्या की 3 गुनी होगी। तो बड़ी वाली संख्या क्या है x, मतलब x जो है क्या है किसके बराबर है, मतलब देखो x लिखकर इक्वल टू साइन दे दिया, उसके बाद दूसरे संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या क्या है y, उसकी क्या है 3 गुनी, यानी x बराबर 3y, दो समीकरण बना, ठीक है। अब देखो x क्या है मानो समीकरण में 1 में रख दो, तो क्या जाएगा, समीकरण एक दूसरे एक समान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, देखो हल करने पर y बराबर 13 आया, ठीक है। y बराबर 13 है, तो ये समीकरण नंबर 1 से x बराबर कितना होगा 39, मतलब संख्याएं कितना है 13 और 39 है। तो हल, कोई दिक्कत, कोई कठिन, कुछ नहीं कठिन है यार, बस एक बार दो बार करोगे तो सब कुछ आ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो फिर क्या है, अब देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या करे, क्या है, हाँ तीसरा का पहला क्वेश्चन, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। देखो अब देखो ये क्या करें कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो कोणों का अंतर ज्ञात करो। सबसे पहली बात, संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं, आप इसे लिख सकते हो, या और जब दो कोणों का योग 190 अंश हो तो उसे क्या कहते हैं, कोटिपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। देखो संपूरक में समकोण नहीं होगा, मतलब योगफल कितना होगा 180 होगा, ठीक है। ये नहीं कि संपूरक मतलब योगफल समकोण होगा, नहीं, उल्टा होता है, ठीक है, आप इसे लिख सकते हो। तो देखो ये कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में एक कोण बड़ा होगा छोटा कोण, तो मान लो मानो, तो इसमें देखो वही चीज, माना बड़ा कोण क्या है x और छोटा कोण क्या है y, ठीक है। तो प्रथम शर्त अनुसार तो इन दोनों का योग, यदि इन दोनों कोण संपूरक है तो उनका योग कितना होगा 180 अंश होगा, पहले समीकरण बना लिया। फिर दूसरा चीज कह रहा है कि जो है बड़ा कोण जो है ना, देखो सबसे पहले इसमें बड़े कोण का नाम लिया ना, तो बड़ा कोण लिखकर हम इक्वल टू का साइन देंगे, उसके बाद आगे जो देखेंगे क्या, देखो बड़ा कोण क्या है x, उसको लिखकर इक्वल टू का साइन दे दिया। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, छोटे कोण क्या है y से कितना 18 से अधिक है, मतलब y प्लस 18, समीकरण बन गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो दो समीकरण बना ना, अभी x का मान इसमें रख दो, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करने के बाद हमारा यह मामला आ जाएगा। उसके बाद फिर y का मान देखो हमारा 81 आ गया, और समीकरण 4 से समीकरण 2 से x का मान भी हमारा कितना है 99, मतलब 81 और 99 अंश है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर, समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा, फिर देखो क्या है, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 बैट और तथा 6 बॉल कितने में 3800 में खरीदा, मतलब एक कोच है जो क्रिकेट के कोच है भाई साहब, वो क्या कर रहे हैं 7 बैट और 6 बॉल कितने में खरीदे, 3800 रुपए में खरीदे, और 3 बैट और 5 बॉल 1500 रुपए में खरीदे। तो प्रत्येक गेंद का मूल्य बताओ, मतलब कि तो प्रत्येक गेंद का मूल्य बताओ। तो हम क्या करेंगे, अपने से मान लेंगे, अगर एक बैट और एक बॉल का मूल्य अगर हमको पता चल जाए तो हमारा कहानी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अपने से मान लिया क्या, एक बैट का मूल्य 100 रुपया तथा एक बॉल का मान 5 रुपए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखो प्रथम शर्त अनुसार क्या, 7 बैट मतलब 7x प्लस 6 बॉल प्लस 6y, टोटल इनका योग कितना हो जाएगा 3800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये तो दाम है ना, 7 बैट प्लस 6y का दाम, ठीक है, इतना मतलब 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपया, समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 क्या बनेगा, 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को उठाएंगे, इससे हम x का मान y के पद में लिख लेंगे, लिख लिया। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 से इसका मान हम रख देंगे 3800 आया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको हम देखो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा 17y बराबर 850, मैंने y बराबर कितना है 50, और इसको मान हम समीकरण y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर किसी में भी रख सकते हैं, तो हम 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर देखो हल करने पर हमारा कितना है 1503, मतलब x बराबर 500 है, ठीक है, मतलब x बराबर 500 और y बराबर कितना तो एक बैट का मूल्य 500 और एक गेंद का मूल्य कितना है y बराबर 50 रुपए, ठीक है। एक गेंद का मूल्य 50 रुपए और एक बैट का मूल्य 500 रुपए, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा चीज देखो, अब देखो ये 10वां, यदि चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है ना कि एक टैक्सी बुक करने पर वो एक फिक्स भाड़ा लेता है, चाहे वो जीरो, देखो इसके पीछे कहानी है कि एक टैक्सी वाला है। टैक्सी वाला मतलब ये, देखो अगर आप उसे बुकिंग करोगे, देखो दो चीज होता है, एक तो बुकिंग चार्ज होता है, एक तो जो डिस्टेंस चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप बुक करोगे तो देखो बुकिंग चार्ज जो होता है सभी के लिए फिक्स होता है, मतलब कि आप कभी भी बुक करो बुकिंग चार्ज उतना ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कोई टैक्सी वाला है वो बुक करने पर, अगर उस टैक्सी को बुक करने पर जैसे मान लो 5 रुपए क्या रहता है बुकिंग चार्ज देता है, ठीक है, और 10 रुपए जैसे और 5 रुपए, देखो मान लो देखो 10 रुपए उसका बुकिंग चार्ज है और 5 रुपए पर किलोमीटर की दर से वो क्या भाड़ा लेता है, किसका, डिस्टेंस का भाड़ा लेता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो अगर जैसे मान लो किसी ने 10 किलोमीटर के लिए उसे टैक्सी को बुक किया तो क्या हो जाएगा, अगर उस टैक्सी को 10 किलोमीटर के लिए बुक किया तो उसमें वो कौन कौन सा भाड़ा देगा, यात्री पहला भाड़ा तो देगा बुकिंग चार्ज एक ही बार लेगा, एक ही मतलब फिक्स लेगा, क्या 10 रुपए उसका बुकिंग चार्ज है, ठीक है। तो उसने 10 रुपए पहले बुकिंग चार्ज ले लिया, उसके बाद फिर
5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर का वो भाड़ा और देगा, मतलब कि 5×10 = 50, मतलब 50 रुपए प्लस 10 रुपए, मतलब 10 किलोमीटर बाद टोटल 60 रुपए उसे देगा। ठीक है, तो इसमें देखो वही कहा गया है, इसमें वही कहानी कहा गया है कि क्या टैक्सी बुक करने पर वह फिक्स भाड़ा लेता है, चाहे वह 0 किलोमीटर चले, वह 1000 किलोमीटर चले उससे नहीं, या 500 किलोमीटर चले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर वह प्रति किलोमीटर चली गई दूरी का अलग भाड़ा लेता है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करे तो उसका क्या भाड़ा होगा। ठीक है, अच्छा तो देखो अगर कोई व्यक्ति इस हिसाब से अगर 25 किलोमीटर दूरी तय करे तो उसका भाड़ा क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो हमें न तो इसमें फिक्स रेट पता है, न तो पर किलोमीटर का भाड़ा पता है। अगर हमको दोनों पता चल जाए तो हमारा मामला आसान हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम वही मानेंगे, क्या क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें मानना क्या है। ठीक है, तो माना इसका जो फिक्स रेट है वो कितना है, 100 रुपए, और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है कितना, 22 रुपए। तो इस हिसाब से यदि 10 किलोमीटर चलता है, देखो इसमें मैंने एक लाइन छोड़ दिया। ठीक है, आप प्रश्न से पढ़ लेना। ठीक है, यदि 10 किलोमीटर चलेगा तो 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपए है। केस 1 उसमें प्रश्न में दिया था। ठीक है, तो यदि 10 किलोमीटर दूरी चलेगा तो टोटल भाड़ा कितना देते हैं, 105 रुपए। लेकिन इस 105 रुपए में 2 भाड़ा इंक्लूडेड है। क्या, पहले तो प्रति किलोमीटर वाला भाड़ा इंक्लूडेड है, दूसरा जो फिक्स रेट है वो वाला भाड़ा इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा तो हम क्या करेंगे, फिक्स रेट और प्रति किलोमीटर दोनों को लेंगे। ठीक है, देखो फिक्स रेट x होगा, अब प्रति किलोमीटर 10 y होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा x रहेगा, और x देखो x जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है y रुपया, मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाए, 10 y, यानी x + 10y = 105। समीकरण में एक बना लिया। उसी प्रकार से अगर 15 किलोमीटर चला होगा दूरी तो क्या होगा, उसने 2 भाड़ा दिया होगा, एक तो देखो फिक्स वाला होगा, प्लस 15 × 1 किलोमीटर का जो भाड़ा होगा, 15 × x + 15y = 155। समीकरण कैसे बना समझ में आया। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमने x का मान y का पद में लिखा, इसको बाद हमने दूसरे वाले में रख दिया समीकरण, इसका मानवा हम समीकरण नंबर 2 में रख दिया, क्योंकि देखो x का हम पक्षांतर किया था। ठीक है, यहाँ से देखो x और y का मान हमने इसमें रख दिया, y का बराबर कितना है, 10 रुपया, और इसका मान समीकरण नंबर 3 में रख दें तो x का मान कितना है, 5 रुपया। ठीक है, मतलब जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है, जो फिक्स रेट है, मतलब बुकिंग चार्ज है वो कितना है, 5 रुपया, और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है 10 रुपया पर किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करे तो देखो 25 किलोमीटर तय करे तो उसे टोटल कितना भाड़ा देना पड़ेगा, पहला तो जो भाई बुकिंग चार्ज है प्लस 25 × 1 किलोमीटर का जितना भाड़ा है। ठीक है, अच्छा तो बुकिंग चार्ज कितना है, 5 रुपया निकला था, प्लस 25 × 1 पर किलोमीटर का भाड़ा कितना था, 10 रुपया, मतलब 250 प्लस 5 मतलब 255 रुपये टोटल इसे क्या बनना है, देना पड़ेगा भाड़ा। समझ में ना, एक बार 2 बार और देखोगे अच्छे से तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको ना समझ में। ठीक है, अब देखो 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी भिन्न, देखो कोई भी भिन्न है, भिन्न क्या होगा, x, y होगा। ठीक है, किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है, और अंश व हर में 3 जोड़ने पर 5/6 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगा यार, इतना इजी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है। देखो फिर क्या, अब देखो हो गया कैसे, तो माना भिन्न का अंश क्या है, x है, और हर क्या है, y है, कोई दिक्कत, मान लिया ना, -1 ही y है, तो क्या हो जाएगा, तो भिन्न क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब प्रथम शर्त अनुसार क्या दिया है कि उस भिन्न के अंश में 2 जोड़ दें, मतलब x + 2 जोड़ दें, और y अंश व हर में 2 जोड़ दें, x + 2 + y + 2 बराबर कितना, 9/11। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो उससे क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा, इसके इसमें गुणा, फिर कोष्टक में, मतलब इसका इसमें गुणा, कोष्टक के बाहर तो अंदर इसका गुणा हो जाएगा, फिर इसी प्रकार से कोष्टक के बाहर तो ऐसे। फिर कोष्टक कैसे खोलते हैं तो आपको आना चाहिए, नहीं आता तो सबसे पहले जाकर आप कोष्टक का तोड़ना सीख लो। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्या होगा, देखो इसको हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद अब हमारा देखो कैसे तोड़ते, देखो वही अगर कोष्टक ये है, इसके बाहर कोई है तो मतलब इसका इसमें भी गुणा होगा, प्लस चिन्ह लगा के साथ, फिर इसका इसमें भी गुणा होगा। ठीक है, अच्छा फिर कॉमन लेना हो तो छोड़ो, ये होगा, बनाना सीखा है, समीकरण नंबर 1 बना, फिर उस प्रकार से केस 2 का बना लेंगे, केस 2 का भी बना लेंगे, कितना है, बन गया देखो यहाँ पे समीकरण। अब इसको हम क्या करेंगे, x का मान y के पद में लिखेंगे, लिख लिया, अब इसका मान हम समीकरण दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे, दूसरे वाले देखो x का मान y के पद में लिख लिया। ठीक, अब इसका मान हम दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे, दूसरे वाले समीकरण में रखने के बाद देखो हमारा कुछ ऐसा बना, इसको हल करने पर x बराबर कितना आया, 7, और y बराबर कितना आया, 9, x बराबर 7 और y बराबर 9, तो जो भिन्न होगा कितना, 7/9। जब हल करोगा तो आपको ये उत्तर आएगा। अब हल करना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, अब बाकी मैंने इसमें दिखा भी दिया, अब इसमें देखो मैंने कैसे किया। ठीक है, 6वां क्वेश्चन क्या है, देखो मेरा मुद्दा है कि मैं इसमें आपको बता सकूं कि इसमें हम हल करते कैसे, हल करना बहुत बड़ी बात नहीं, हम हल करते कैसे वो हमको सीखना है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन क्या करा है, 6वां का पहला क्या, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी, तो बताओ दोनों का वर्तमान आयु क्या है। कुछ भी हो, कितनों अगर 10 वर्ष बाद आयु पूछे फिर भी सबसे पहले इन दोनों में क्या मानोगे, इन दोनों के वर्तमान आयु माना जाता है। यदि आप अगर आपको इन दोनों के वर्तमान आयु पता रहेगा तो आप कोई भी आयु आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत जी नहीं सर। अच्छा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के वर्तमान आयु निकालेंगे, कैसे निकलेगा कि
छठवां अंक पर देखो 5 वर्ष बाद, तो हम सबसे पहले क्या है कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष क्या है और पुत्र की जो है वर्तमान आयु क्या है y वर्ष है। ठीक है, समझ में? ठीक है, तो प्रथम शर्त अनुसार क्या 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, अच्छा अब देखो प्रश्न कर रहा है, प्रश्न अनुसार क्या 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, सबसे पहले जैकब की आयु का नाम ले लिया ना, तो सबसे पहले 5 वर्ष बाद जैकब की आयु लिखकर इक्वल टू को साइन दे देंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु लिखकर उसके बाद इक्वल टू साइन दे दिए। अब क्या करें, बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो बेटे की आयु कितना है 5 वर्ष बाद बेटे की आयु कितनी है 3 और 5 प्लस वाई, ये y प्लस 5। ठीक है, हो गया। अब इसको हम आराम से सॉल्व करके हम क्या कहें, इसका हम समीकरण बनाए, समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार देखो द्वितीय शर्त अनुसार क्या 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। ठीक है, ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी थी, पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व किसकी, जैकब की आयु लिखेंगे क्या, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु लिख लिया, इक्वल टू को साइन दे दो। उसके बाद क्या है, पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पुत्र की आयु लिख लिया, उसके बाद उसका हम 7 से गुणा कर दिया। ठीक है, इसको बाद हमने 75 करके देखो यहाँ पे कर लिया, समीकरण बना लिया। उसके बाद हमने x का मान y के पद में लिख के आराम से समीकरण नंबर 2 बना लिया। ठीक है, अब इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, इस वाले में। ठीक है, अच्छा तो रखने के बाद देखो हम हल करेंगे, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, x बराबर 40 वर्ष आ जाएगा। उसका मनवा फिर समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो y बराबर 70/10, मतलब y बराबर 10 वर्ष आएगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब हुआ कि जो उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है 10 वर्ष है, और जो जैकब के वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष है। ठीक है, ठीक है ना। अगर आपको प्रश्न में दे दिया होता कि अच्छा बताओ आज से 10 वर्ष बाद तो इन दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, तो आप बताओगे आज से 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद जो जैकब की आयु होगी 50 वर्ष, और जो उसके पुत्र को जो आयु होगी वो कितना होगा 20 वर्ष। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो भी होगा आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्नावली था, जो प्रश्नावली 3 था, या आपके सिलेबस के अनुसार देखो मैंने खत्म कर दिया है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, पढ़ते रहो, बाकी यार सब सही है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, बाकी हमसे जुड़े रहो और पढ़ाई करते रहो यार, इससे ज्यादा कोई जरूरी चीज नहीं है। ठीक है, सब कुछ करते हो लेकिन पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।